भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सभी कहते हैं कि फूल वाले चचा थे, सभी उन्हीं के बारे में कहते हैं, लेकिन किसी से पूछो कि उन्होंने शपथ कब ली थी तो नहीं पता किसी को। यानी जो चीजें हमारे हाथ में हैं उसको भी सच नहीं बोलते हम। 2 सितंबर 1946 तथाकथित पंडित, झूठे पंडित, महामूर्ख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनियन जैक के नीचे महारानी इंग्लैंड के प्रति श्रद्धा और निष्ठा दर्शाते हुए उनको किसने शपथ दिलाई पता है? उन्हीं के रिश्तेदार ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अब आप अंबेडकर, सावरकर के ऊपर कहते हैं माफी मांगी। आपने तो भारत के पहले तथाकथित प्रधानमंत्री होने के नाम पे आपने किसके प्रति निष्ठा ली थी? और जो दूसरे गांधी थे बड़े वाले, जो हमारे पिताजी भी हैं, मां ने बताया नहीं हमें, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये जो यूनियन जैक है, जब इसको उतारा जाने लगा तो नेहरू ने कहा कि भाई देखिए, ये इससे माउंटबेटन वगैरह को थोड़ा खराब लगेगा। तो उन पे वो कह रहे थे बड़े वाले, वो भी गुजरात से आए थे, वो कहने लगे कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर तिरंगे के अंदर एक छोटा सा साइड में यूनियन जैक बना रहे हैं। तो जो भारत 1946 में जिस आदमी ने शपथ ली, और वो कौन आदमी है जिसको शपथ दिलाई गई, ये भी तथ्य समझ लीजिए आप। जो आदमी 27 अप्रैल 1946 को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में 15 प्रोविंशियल असेंबलीज ने गुप्त मतदान करके पूछा गया हो कि किसे आप अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि 1946 की 5 घटनाओं पे मैं ज्यादा बल देता हूं। जी सर, मैं पूरी बात कह लूं फिर आपसे बता दूं। 20 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई कि भाई चुनाव होगा। तो गांधी जी ने पहला इमोरल काम यह किया कि तत्काल चुनाव की घोषणा होते ही कहा मेरी पहली पसंद तो नेहरू है। अब हमें क्या पता आखिरी भी आपकी है। तो यह नहीं कहना चाहिए था, उनका कद ऐसा था। लेकिन मैं इससे 2 बातें आपके सामने, ये तथ्य हैं, सब फैक्ट हैं, अवेलेबल हैं आप उसमें, और मैं ओरिजिनल सोर्स का रेफरेंस दूंगा आपको। ये XYZ की लिखी हुई किताब का नहीं दूंगा मैं आपको। 20 को आप अनाउंस करते हैं, 27 तारीख को चुनाव होता है। उस चुनाव की प्रक्रिया, एक साहब थे जो पहले शिक्षा मंत्री बने, वो 1940 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और 1946 तक वो अध्यक्ष रहे। और क्योंकि नया अध्यक्ष चुना जाना था तो मौलाना आजाद से इस्तीफा मांगा गया और यह हुआ कि भाई ये जो चुनाव है इसके लिए हमें कार्यकारी आदमी चाहिए। जानते हैं कौन था वो आदमी? उस आदमी का नाम है आचार्य JB कृपलानी। वो पूरी चुनाव की प्रक्रिया आचार्य JB कृपलानी की देखरेख में हुई और जब वोट खुले तो 2 वोट इनवैलिड थे और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। यानी गांधी जी की वो अपील उनके खुद कांग्रेसियों ने नहीं सुनी तो गांधी कितने पॉपुलर थे आप समझ जाएंगे। अब यहां से मैं आपको वो घटना शब्द इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग सवाल उठा के भाग जाएंगे। बहुत सारे लोगों की आदत है पत्थर फेंको भाग जाओ। आजकल जो पत्थर फेंकता है ना उसे पकड़ लेते हैं। कश्मीर में भी बहुत फेंक रहे थे, इसलिए पत्थर फेंक के कोई जाए ना तो उसे रोक के पकड़ लो उसको पहले। इसलिए ये JB कृपलानी साहब जो उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा थे, जिनकी देख रेख में अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया की गई, उन्होंने एक किताब लिखी। पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया ने वो किताब छापी। आप सोचिए कि कितने डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी हुई। वो किताब भारत से गायब।
पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया में कहीं किताब ही नहीं अवेलेबल है वो, कि ना होगा बांस न बजेगी बांसुरी है। उस किताब को हमारे एक मित्र ने अपने रिसोर्सेज से पीडीएफ कॉपी भेजी, 1300 रुपए में मैंने उसको फोटोस्टेट कराया। उस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स। पेज नंबर 248, पेज नंबर 249 और पेज नंबर 50 पर उस पूरी चुनाव की प्रक्रिया के बारे में लिखा है, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी जो गांधी के साथ रहे लेकिन गांधी से लगातार उनका डिसेंट रहा, उन्होंने कहा कि जब मैंने यह घोषणा की कि 14 वोट में से नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला है, तो फूल वाले चचा ऐसे रूठे हुए थे मुंह नीचे करके जैसे बच्चा रूठ जाता है। तो गांधी ने एक जघन्य अपराध फिर किया, एक पर्ची लिखी, जेबी कृपलानी को दी, जेबी कृपलानी ने सरदार पटेल को दी, सरदार पटेल उनके उल्टे हाथ पे बैठे हुए थे। और उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा था कि सरदार से कहो विड्रॉ कर ले। सरदार ने वो पर्ची जेबी कृपलानी को पलट के वापस दे दी। गांधी तब भी नहीं समझे क्योंकि बेहयाई की पराकाष्ठा थी। देखिए वो बड़े हैं, मैं इसलिए गांधी जी लगा रहा हूं, लेकिन हमारी सभ्यता में शास्त्रार्थ होते वक्त यह नहीं देखा जाता था कि उम्र इसकी कितनी है और उनकी कितनी है। शास्त्रार्थ होता है सत्य पे। हमारी सभ्यता में बड़ा आदमी गरीब हो अमीर हो यह महत्व नहीं होता, वो उम्र से बड़ा है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन बड़े आदमी को भी इस गंभीरता का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कितना झूठ बोलना है। गांधी जी ने जब वो पर्ची वापस करी सरदार पटेल ने, तो गांधी जी की बेहयाई देखिएगा। गांधी जी ने दूसरी पर्ची लिखी, फिर जेपी को दी और जेपी ने कहा, तब सरदार ने उस पर्ची को पढ़ा। जेबी कृपलानी ने उस किताब में लिखा है कि उन्होंने कहा सरदार से इस्तीफा दे दो। सरदार समझ गए, सरदार ने पर्ची को वापस किया, उठ के चले गए। इस तरीके से देश का एक आदमी जो अपनी पार्टी के 12 वोट नहीं ले सका, वो देश का पहला प्रधानमंत्री है। और जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा था, बाहर जाके लड़ रहा था, इन चाटुकारों से बाहर जाने के बाद वो बैंकॉक गया। उसने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की आजाद हिंद फौज के माध्यम से, और उस अकेले आदमी को दुनिया के 11 राष्ट्रों ने मान्यता दी थी। आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं था कि आपके बीच में बहादुर नहीं थे, लेकिन बहादुरों का चाटुकारों ने इतिहास नहीं लिखा और कुछ लोगों को महिमा मंडित कर दिया गया। उस दौर में भी बड़े लोग थे। आज उनका हाल देख रहे हैं क्या हो रहा। कभी आलू से सोना बना रहा है, कभी यात्रा कर रहा है। जितनी यात्रा कांग्रेस को जोड़ने की कर रहा है उतनी टूट रही है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के युवा के सामने आप अपनी बात रखें, एकदम शुद्ध फैक्ट पे रखें, और अगर इसमें अपने भी कहीं शामिल हैं जिन्हें आप अपना मान रहे हैं तो उनको भी मत बख्शिए। यह नहीं हो सकता। आपका बच्चा जब दुनिया में खड़े होकर बोले तो उसके मुंह से यह बात ना निकले कि कोई उसको चेक करे और वो कहे आपको ये सुनी सुनाई बातें आप बताते हैं, झूठी बातें हैं। इसलिए मैं इसी पीड़ा के साथ कह रहा हूं, भारत को बताया गया 1947 में आजाद हुआ। थोड़ी देर के लिए झूठ भी मान लेते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे मालूम है क्या हुआ है? 1958 1958 तक सुभाष के घर की जासूसी हुई, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसका नाम आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत की आंतरिक सुरक्षा देखती है, 1968 तक भारत की इंटरनल सुरक्षा को देखने वाली आईबी जो भी कुछ करती थी उसकी फाइल बनके ऑफिशियली इंग्लैंड जाती थी। हम आजाद हैं। हां, जहां हम खड़े हैं उसके पीछे सिर्फ एक आध कारण नहीं है, हमारी चुप्पी भी है।
हमने सबको चलने दिया, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सतीश भाई अभी चले गए हैं, उनके परिवार में शायद कोई बीमार हो गया है। मैं सतीश भाई को बता रहा था कि हमने तो इस तरीके की स्थिति पैदा कर दी है कि हमने अपनी नौकरी, अपना बच्चा, वो सीईओ बन जाए, वो गवर्नर बन जाए, वो यहां चला जाए, बस हमें इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। हम एज ए नेशन बात ही नहीं कभी करते हैं।